अस्सलाम वालेकुम। Just waiting for a few more students to join, and then we will start. We will study the internal and external intercostal muscles today. These are antagonistic muscles that work, walaikum assalam, Hira, antagonistically, and they actually help enable for our lungs to inhale and exhale. थोड़े से students और join कर लें बेटा, I'm just waiting for them. Okay, let's start. I don't know how long others are going to take. Acha. You remember when we were studying that day, we studied about the intercostal muscles. ठीक है, basically आप देख सकते हैं, this bone in the middle here is the sternum. ठीक है, ये bone का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है. This bone in the middle here is known as the sternum. ठीक है, और sternum के बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं, ये पीछे से थोड़ी सी बोन निकल रही है, मेरा कर्सर फॉलो कर रहे होंगे. This is the rib cage. Sorry, not the rib cage, the spine, the vertebral column. ठीक है, this one here is what? It is the vertebral column. एक मिनट में जरा सा इसको. Okay, this one here is the vertebral column. अच्छा, अब वर्टिबल कॉलम पीछे है और रिब केज आगे है. सही है. पीछे आप देख सकते हैं, we guys are aware that every person has 12 pair of ribs, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ बनी हुई है, लेकिन टोटल 12 होती है. ठीक है, 12 pairs of ribs होती हैं. और पीछे की तरफ ये सारी रिब्स वर्टिबल कॉलम से जुड़ी हुई होती हैं, जबकि आगे की तरफ सिर्फ जो 10 है वो जुड़ी होती है, और फिर बाकी आप देख सकते हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई होती है. ठीक है, तो ये जो जाल नुमा पिंजरा नुमा एक स्ट्रक्चर बनता है,
दिस इज नोन एज द रिब केज। नहीं बेटा, ये बुक की डायग्राम नहीं है सुफियान, दिस इज समथिंग आई पिक्ड अप फ्रॉम द इंटरनेट, तो इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग ऑन इट, इट्स मच मोर बेटर। अच्छा, अब होता क्या है कि इसमें रिब केज की जो बोन्स है, इसके अंदर इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। दो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं जो आपस में एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। एक होते हैं ये वाले एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है, और दूसरे वाले जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, एक इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स को छोड़कर। अच्छा, अब मैं इनको डिफरेंशिएट कर रही हूँ कलर वाइज। ये बाहर की तरफ जो हड्डी में लगे हुए हैं, ठहरो मैं थोड़ा कोई और कलर लूँ। बाहर की तरफ ये जो हड्डी में लगे हुए हैं, आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ग्रीन से मैं आपको दिखा रही हूँ ये, ठीक है। ये आपके जो है ये वाले, ये कौन से हैं, ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये हड्डी के बाहर के एरिया को कवर कर रहे हैं। और पर्पल से जो मैं अंदर डिनोट करूंगी, ये देखो, ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है, यानी एक हड्डी के अंदर, वालेकुम अस्सलाम आयशा, एक हड्डियों के अंदर की तरफ है, यानी रिब केज के अंदर की तरफ जो नजर आएंगे हमें इस जगह पे, ये रिब केज के अंदर जो हमें नजर आ रहे हैं इस जगह पे, जो एरिया में तुम्हें नजर आ रहा है पर्पल शेड कर रही हूँ, ठीक है, रिब केज के अंदर वाला, ये सारे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। और जो बाहर हमें सारे नजर आते हैं, ये वाला, ये वाला, ये सब कुछ बाहर से हमें विजिबल है, ठीक है, चाहे वो राइट रिब में हो या लेफ्ट रिब में हो, ठीक है, ये सारे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ठीक है। होपफुली सबको समझ में आ रहा हो कि देर आर टू सेट्स ऑफ मसल्स, वन ऑन द इनसाइड साइड ऑफ द बोन एंड वन ऑन द आउटसाइड साइड। तो जो इनसाइड है वो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है, और जो बाहर की तरफ है वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। तो ये दो तरह के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स तो ये होते ही होते हैं, लेकिन ये दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। Now, both these intercostal muscles are basically antagonistic to each other. ठीक है, ये दोनों मसल्स कैसे होते हैं, these are antagonistic muscles. Antagonistic के बारे में you guys are already aware that when one, yes, they work opposite. When one muscle will contract, the other will relax and vice versa. ठीक है, and these antagonistic muscles they work in order to make the rib cage move, ठीक है। ये जो antagonistic muscles हैं, internal और external intercostal, they work ठीक है, what do? They actually work in order to make the rib cage move. यानी हमें पता है कि रिब केज जो है, जब आपका आप इनहेल करते हो तो रिब केज बाहर की तरफ मूव करता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो रिब केज अंदर की तरफ मूव करता है। ये चीज तो हम महसूस कर सकते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं अपने अंदर तो हमारी जो पसलियां हैं, जिसको हम उर्दू में इंग्लिश में रिब केज कहते हैं, वो बाहर की तरफ मूव करते हैं, और हम जब एक्सहेल करते हैं यानी सांस बाहर निकालते हैं तो रिब केज अंदर की तरफ वापस अपनी पोजीशन पे चला जाता है। तो आपको पता है हड्डियां खुद ब खुद तो मूव नहीं कर सकती, हड्डियों को मूव करवाने के लिए हमें मसल्स की जरूरत होती है। तो डेफिनेटली इन ये कौन से मसल्स हैं जो हमारे रिब केज की मूवमेंट करवाएंगे, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। और ये दो मसल्स होते हैं जो ऑपोजिट एक्शन करवाते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और दूसरे होते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबके लिए, आगे बढ़े। जी मिस। ठीक है, अब बेसिकली हम ये पढ़ेंगे, ये तो हमें समझ में आ गया कि इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स काम करते हैं फॉर मूवमेंट ऑफ द रिब केज।
अब हमें ये पढ़ना है कि इनहेल और एक्सहेल कैसे होता है हमारे लंग्स के अंदर। जो हमारा नॉर्मल फिनोमेना है या हमारी नॉर्मल थॉट है, तो हम यही सोचते होंगे ना कि हमने जब इनहेल किया तो हमने एयर को अंदर सक कर लिया, और जब हमने एक्सहेल किया तो हमने उसी एयर को बाहर की तरफ पुश कर दिया। हम यही सोचते हैं ना, नॉर्मली हमारे जहनों में यही होता है। हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक सक्शन क्रिएट हो रही है जिससे एयर अंदर आ जा रही है, और हम एक्सहेल कर रहे हैं तो हम उस सक्शन को बाहर निकाल जा रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगी। तुम लोग ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी हुई होगी आई गेस। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में क्या होता है, मेरे पास एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है। ठीक है, दो बॉक्सेस है, दोनों के साइज में डिफरेंस है। अभी हम लंग्स को छोड़ के पहले थोड़ा सा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों बॉक्सेस में मेरे पास 6 मॉलिक्यूल्स, या चलो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर है। ठीक है, इसमें भी 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर है और इसमें भी 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर है। मुझे ये बताओ, दोनों बॉक्सेस में, ये बॉक्स ए है और ये बॉक्स बी है, दोनों बॉक्स में एयर प्रेशर ज्यादा किस में होता है, ए में या बी में? गुड सुफिया, और कोई? गुड सुवैना, कोई और बताएगा? गुड शिफा, नहीं एमन गलत, नहीं आयशा गलत। ए में ज्यादा होगा एयर प्रेशर जो है वो आपका हाई होगा ए में, जबकि यहाँ पे एयर प्रेशर लो होगा। अब क्यों, समझ लो, आगे काम आएगा जब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फिजिक्स में भी पढ़ोगे। एयर मॉलिक्यूल्स कम हर वक्त मूव करते, वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये वाइब्रेशन के मैं वो बता रही हूँ, निशान बना रही हूँ। ठीक है, तो जब ये कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहे होंगे, कंटिन्यूसली मूव कर रहे होंगे, तो जाहिर है ये आपस में भी कोलाइड करेंगे और अपनी वॉल से भी कोलाइड करेंगे, है कि नहीं है? जब ये आपस में भी कोलाइड करेंगे और वॉल से भी कोलाइड करेंगे, तो डेफिनेटली जितना करीब होंगे उतना कोलिजन ज्यादा होगा, और जितना कोलिजन ज्यादा होगा उतना एयर प्रेशर ज्यादा होगा। एक कमरा है, ठीक है, जिसमें मैंने 12 लोग भरे हुए हैं, और एक बाथरूम है जिसमें मैंने 12 लोग भरे हुए हैं, तो डेफिनेटली कमरे में 12 लोगों को हिलते जुलने में इतनी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि कमरा बड़ा है, वो आपस में नहीं टकराएंगे। लेकिन अगर कोई छोटा सा बाथरूम होगा जिसमें एक साथ मैंने 12 पीपल को भर दिया होगा, तो वो जाहिर है जब भी हिलेंगे वो एक दूसरे से टकराएंगे। क्यों? क्योंकि बाथरूम कंपैरेटिवली कमरे से छोटा होता है और लोगों की मकदार वही है। तो इसी तरह जब हम छोटे बॉक्स में एयर मॉलिक्यूल्स को बंद करते हैं तो वो आपस में जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं, और इस कोलिजन की वजह से वहां का एयर प्रेशर हाई हो जाता है। जबकि हम किसी बड़े बॉक्स में उतना ही वॉल्यूम ऑफ एयर को डालेंगे तो उसके दरमियान कोलिजन लो होगा। कोलिजन लो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो है क्या कहते हैं, वहां एयर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे, एयर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल मूव करेंगे, उसी तरह से मूव करेंगे, लेकिन क्योंकि स्पेस दूर दूर होंगे एक दूसरे से, तो आपस में टकराएंगे नहीं। जब टकराएंगे नहीं तो उनके अंदर जो कोलिजन की एनर्जी ट्रांसफर होती है वो नहीं होगी, और वो इतनी तेजी से वर्क नहीं करेंगे, इस वजह से वहां पे एयर प्रेशर लो होगा। ये समझ में आ गई सारी बात यहां तक? एक यस लिख दें प्लीज अगर समझ में आ गई, और नहीं समझ में आई है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। ठीक है, शाबाश, थैंक यू। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब हम इसके अगले स्टेप पे चलते। अब मैंने क्या किया, मैंने इस डब्बे में एक छेद कर दिया। मैंने इस डब्बे में क्या किया, एक छेद कर दिया, और बॉक्स बी में भी एक छेद कर दिया। ठीक है, बॉक्स ए में भी छेद कर दिया, बॉक्स बी में भी छेद कर दिया। अब मुझे ये बताओ
बॉक्स ए में छेद करने से हवा अंदर जाएगी या बाहर आएगी, और सिमिलरली बॉक्स बी में भी छेद करने से हवा अंदर जाएगी या बाहर आएगी, बताओ। बस बॉक्स ए में तो बाहर जाएगी, जगह ही नहीं है, और बॉक्स बी में अंदर आएगी। बिल्कुल, बॉक्स ए में अंदर बाहर इसलिए आएगी क्योंकि बॉक्स ए में ये इतनी तेजी से कोलाइड कर रहे हैं और अंदर प्रेशर ज्यादा है कि जैसे ही इसको एयर को एस्केप करने की जगह मिलेगी ये उस जगह से एस्केप कर जाएगी। लेकिन बॉक्स बी में अंदर वो स्लोली स्लोली मूव अराउंड कर रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम बॉक्स का बड़ा है, तो ऐसे में अंदर का एयर प्रेशर लो है और कंपैरेटिवली बाहर का एयर प्रेशर हाई होगा। ठीक है, अंदर का एयर प्रेशर कैसा होगा, लो होगा, और बाहर का एयर प्रेशर हाई होगा, तो इसके अंदर एयर अंदर जाएगी। जबकि यहाँ पे बाहर का एयर प्रेशर कंपैरेटिवली लो होगा और अंदर का हाई होगा, तो हाई से लो की तरफ हमेशा एयर मूव करती है। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह है कि बलून है मेरे पास, अब मैं बलून में थोड़ी सी हवा भरती हूँ कि सिर्फ बलून अपना शेप ले ले, तो वो बलून को अगर मैं मुंह खोल भी दूंगी तो उसमें से हवा बाहर नहीं निकलेगी, वो बलून ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बलून को ब्लो करके उसके अंदर बहुत सारी हवा भरती हूँ और जैसे ही मैं उसका माउथ छोड़ूंगी वो उसके अंदर से तेजी से हवा बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि बलून के अंदर मैंने इतने ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स कर दिए कि उसके अंदर एयर प्रेशर हाई हो गया है। समझ रहे हो बात? तो ये होता है एयर प्रेशर का कि अगर हमारा बॉक्स का वॉल्यूम, नहीं वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, लार्ज है, ठीक है, तो बॉक्स के साइज लार्ज होगा तो उसमें एयर प्रेशर जो है वो क्या होगा, लो हो जाएगा। और अगर हमारा बॉक्स का साइज स्मॉल होगा तो उसमें एयर प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब हम चलेंगे लंग्स की तरफ, ये लिख लो तो मैं एक नई स्लाइड खोल लूं। ठीक है, लिख लिया सबने? स्लाइड चेंज कर दूं? ओके। जी मिस, कर दें। अब आ जाते हैं हमारे लंग्स की तरफ। हमारे लंग्स बिल्कुल बलून्स की तरह है। ठीक है, उनका एक सर्टेन वॉल्यूम है। ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं, इनका एक सर्टेन वॉल्यूम है। ठीक है, और ये लंग्स जो है हमारे रिब केज के अंदर ट्रैप हुए हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो हम इनहेल खुद ब खुद नहीं करते। अब जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है इस बात को। जब हम इनहेल का हमारा अमल होता है, सांस लेने का अमल होता है, तो उसमें क्या होता है कि रिबकेज जो है वो बाहर की तरफ मूव करता है, यानी वो अपनी पोजीशन इस जगह ले आता है। उसके अंदर जो इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है ना वो वर्क करते हैं और रिबकेज को एक्सपैंड कर देते हैं, बाहर की तरफ मूव करवा देते हैं। ठीक है, जब रिब केज इस तरह से होता है तो हमारे लंग्स को एक्सपैंड करने की जगह मिल जाती है और वो एक्सपैंड कर जाते हैं। जब लंग्स एक्सपैंड करेंगे यानी उनका साइज बढ़ेगा तो अंदर का एयर प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा, और बाहर एटमॉस्फेयर का एयर प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा। इस डिफरेंस इन एयर प्रेशर की वजह से एयर जो है वो लंग्स के अंदर आएगी, जिसे हम कहते हैं इनहेल होना। ठीक है, इसके बाद रिबकेज जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगा। जब रिबकेज अंदर की तरफ मूव करेगा तो वो लंग्स को वापस क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा।
जब लंग्स आपके कंप्रेस होंगे तो अंदर का एयर प्रेशर हाई हो जाएगा और बाहर का कंपैरेटिवली लो हो जाएगा। इस हाई और लो के अंदर क्या होगा, एयर जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। समझ में आ रही है बात? इस तरह से हमारा जो है वो क्या प्रोसेस हो जाएगा, एक्सहेल का प्रोसेस। तो ये जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं ये बेसिकली ड्यू टू डिफरेंस इन एयर प्रेशर करते हैं। यानी जब हम इनहेल करना होता है तो हमारे रिबकेज जो है वो फैल जाता है, अपवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से लंग्स को एक्सपैंड करने की जगह मिलती है, वो एक्सपैंड कर जाते हैं। जब वो एक्सपैंड करते हैं तो लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर लो हो जाता है, बाहर का हाई होता है, एयर जो है वो इनहेल हो जाती है, खुद ब खुद अंदर मूव करती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है हाई टू लो आती है। जब हमारा एक्सहेल का अमल होता है तो उस एक्सहेलेशन में क्या होता है कि हमारा रिबकेज नीचे की तरफ मूव करता है। रिबकेज नीचे की तरफ मूव करने की तरह वजह से, अंदर की तरफ वापस मूव करने की वजह से वो लंग्स को कंप्रेस करता है। जब वो लंग्स को कंप्रेस करता है तो यस यू कैन हिरा। जब वो लंग्स को कंप्रेस करता है तो उस वजह से लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर हाई हो जाता है, बाहर का लो हो जाता है और एल एक्सहेल आउट हो जाता है। ये मैं लिखवाऊंगी अभी, पहले समझ लो इसको अच्छे से। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? नो मिस। श्योर? अच्छा, यस। अब इसके अंदर जब ये काम हो रहा होता है तो तुम्हें याद है रिब केज, तो ये होता है, नीचे एक मसल भी होता है। इस मसल को क्या कहते हैं? डायफ्राम, है ना? डायफ्राम भी नहीं, स्पेलिंग गलत लिखी है। होपफुली स्पेलिंग सही है। ठीक है, एक और मसल होता है जिसे क्या कहते हैं, DIAPHRAGM, स्पेलिंग लिखी है। ठीक है, मसल होता है डायफ्राम। ये भी साथ ही साथ काम करता है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम जो है वो डोम शेप होता है इस तरह से। ठीक है, बल्कि थोड़ा सा और इसको बना देती हूँ मैं। जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम इस तरह से होता है। ठीक है, ऐसा होता है, डोम शेप होता है। ठीक है, ये कब होता है, जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं। ठीक है, ये याद करने वाली चीज है। ठीक है, द डायफ्राम इज डोम शेप। तो जब हम एक्सहेल करते हैं यानी हमारे रिब केज आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, इनहेल कर रहे हैं, तो हमारा डायफ्राम कैसा है, फ्लैटेंड है। अच्छा, जब डोम शेप होगा तो ये रिलैक्स होगा, और जब फ्लैटेंड होगा तो ये कॉन्ट्रैक्टेड होगा, ये भी याद रखना। ठीक है, जब डोम शेप होगा तो ये रिलैक्स होगा, और जब डायफ्राम फ्लैटेंड होगा तो ये कॉन्ट्रैक्टेड होगा। क्लियर हो गई ये बात? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? चलो, अब मैंने जो मिस ये कुछ पढ़ा, इनहेल करते वक्त कॉन्ट्रैक्ट होगा? इनहेल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, हम सिर्फ डायफ्राम की बात कर रहे हैं। इनहेल होते हुए फ्लैटन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड होगा, एक्सहेल करते हुए डोम शेप हो जाएगा, रिलैक्स होगा। ठीक है, ओके। चलो अब मैं जरा लिखवाती हूँ तुम लोगों को जो कुछ आज पढ़ाया है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बेटा मैं स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ, होपफुली सबने लिख लिया है सब कुछ, ताकि मैं नई स्क्रीन पे रिटन काम करूँ। जी मैं सब क्लियर कर दें।
क्लियर है ये सबको? ठीक है, the rib cage has intercostal muscles that help it to move. There are two types of intercostal muscles, external and internal intercostal muscles. These muscles work antagonistically during inhaling and exhalation. ठीक है, inhalation में क्या होता है? During inhaling, the external intercostal muscles contract and the internal intercostal muscles relax, moving the rib cage outwards. The diaphragm flattens, contracts also. These actions allow the lungs to expand so that the air pressure inside the lungs decreases and air moves into the lungs. Thus, inhalation takes place. During exhalation, the external intercostal muscles relax and the internal contract, moving the rib cage downward. The diaphragm becomes dome-shaped, relaxed. Okay? These actions move the rib cage inward, due to which the lung is compressed and the air pressure inside the lung increases, due to which the air moves out of the lungs, thus exhalation takes place. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? मैंने जो आज का था वो पढ़ा दिया, डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया. एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? तो फिर वरना हम आगे बढ़े. लिख लीजिए तो मुझे बता. My mother passed away. You guys knew that she was not well and she was suffering from COVID, and within a time period of 5 days उनका COVID pneumonia में तब्दील हो गया and she passed away. तो इस वजह से I have not uploaded the videos, but I will do them inshallah. ठीक है, I have downloaded them. Things are a little out of hand at the moment at home. तो इस वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही हैं. मैं कर दूंगी बेटा, मैं कर दूंगी. ठीक है, मैं कर दूंगी. अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट वीक तो आप लोग इंशाल्लाह ग्रुप 1 से स्कूल में मैं फिजिकली मिलूंगी. और जो है क्या कहते हैं कि ना देखते हैं क्विज क्या करते हैं, कैसे करते हैं. क्योंकि मुझे क्विज लेने को कहा गया था, या तो मैं क्लास में आप लोग का क्विज ले लूंगी और ऑनलाइन भी साथ ही साथ ले लूंगी. तो समथिंग विल वर्क आउट, विल सी. ठीक है, क्योंकि आज हमारी आखिरी क्लास है इस वीक की, एंड नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट विद फिजिकल क्लासेस. तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता. लेकिन O3 का तो मैंने रख लिया है. ठीक है, आपका देखते हैं. अच्छा, दिस इज डन बेटा, लेट्स मूव फर्दर अहेड. ठीक है, एंटागोनिस्टिक मसल्स हमने कर लिए हैं. हिरा, अब तक तो ये है, लेकिन हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो एंड मोमेंट पे बहुत सारे यू टर्न्स ले लेती है. तो इट इज इन द एयर के मंडे से स्कूल्स आर ओपनिंग. ठीक है, फॉर स्पेसिफिकली पेरेंट्स हु हैव गॉटन देमसेल्फ वैक्सीनेटेड, वो अपने बच्चे भेज सकते हैं. एंड डेफिनेटली दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. बाकी देखो, अल्लाह ताला की जैसी मर्जी होती है, जो होता है उसी हिसाब से होगा. अच्छा, देयर इज दिस बलून को बुक में इसका एक छोटा सा जो है डायग्राम साइड में कहीं बना हुआ है, लेकिन बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट में अभी थोड़ी देर में तुम लोग को इसकी वीडियो भी दिखा देती हूँ. इज एक्चुअली शोइंग अ मॉडल ऑफ अ लंग ओवर हियर. ठीक है, इन्होंने एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल ली है, उसके अंदर एक डिलीवरी ट्यूब लगाया और दोनों पे बलून्स लगा दिया. अच्छा, बॉटल को नीचे से काट के यहाँ पे एक रबड़ की शीट लगा दी है जो कि डायफ्राम को रिप्रेजेंट कर रही है. हम क्या करते हैं, जब हम इस रबड़ की शीट को नीचे पुश करेंगे
तो जाहिर है अंदर का एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा और एयर जो है वो बलून्स के अंदर मूव करेगी और बलून स्लाइटली जो है वो इन्फ्लेट हो जाएंगे, भर जाएंगे हवा से। लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे और वापस अपनी जगह पे लेके आएंगे, बलून्स वापस डिफ्लेट हो जाएंगे। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपीज में जो ये लिखा हुआ है पूरा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन बुक में नहीं दी हुई है किसी भी। फिर मैं आपको इसकी एक वीडियो भी दिखाती हूँ। अच्छा, इट इज ब्लर। ठीक है, अब विजिबल है बच्चा? या ठहरो मैं एक मिनट। अब विजिबल है? When we pull down the plastic sheet, the air pressure inside the bottle decreases, whereas the volume of the bottle increases. This reduces the air pressure, causing outside air to enter into the balloons. बेटा, we don't have a WhatsApp group पढ़ना। चलो मैं इसको LMS पे अपलोड कर दूँगी, ये कर देते हैं, मैं इसको LMS पे अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, मैं आपको इसकी वीडियो दिखा दूँ जरा, एक मिनट, किस तरह से बलून जो है वो वर्क करता है इस एक्सपेरिमेंट में। तो देखो, ये देखिए, देख रहे हैं इस तरह से ये मूव कर रहा है। जब आप रबर शीट नीचे खींचते हैं तो बनाने का अमल दिखा रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। लेकिन आप देख सकते हैं कि एवरी टाइम दे आर पुलिंग द रबर शीट डाउन, एयर प्रेशर अंदर का डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से एयर अंदर आ रही है और बलून्स के अंदर हवा भर रही है। ठीक है, इसके आगे ये लोग बनाने का प्रोसीजर दिखा रहे हैं। दैट इज समथिंग दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू बेसिकली। ठीक है, होपफुली इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। दिस इज बेसिकली हाउ दिस इज टेकिंग प्लेस। सही है। अच्छा, अब मैं आप लोगों के अटेंडेंस ले लेती हूँ। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। एक मिनट में क्रिएट कर लूँ। एंड ये वाला, ये दिखा दूँ आपको? एक मिनट हमारा, ये वाली।
क्लास 1 मिनट बस लोड हो जाए. आई एम वेटिंग फॉर द, आई डोंट नो व्हाई द इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी स्लो. शुक्र चल गया. ओके क्लास, शिफा, अम्मार, हफ्सा अहमद, उम्मेमन, हमजा अली जाफरी, साद, रामीन, उस्मान फारूक, अब्दुल गनी, मोहम्मद हमजा, बीबी हिरा, मेहरुन्निसा मानूर, मेहरुन्निसा मानूर, मारिया, आयशा महमूद, दुर, माया, सादिया, बाजिल, ओमना, मरियम, मरियम, सादिया दूर लगा दिए बेटा. आयशा, ठीक है. उसके बाद आयशा के बाद आयशा महमूद नहीं है ना, आयशा महमूद प्रेजेंट नहीं है जी. ईमन लगा दी बेटा. आयशा शाहजहां प्रेजेंट है. सही है. लाइबा शुएब, आयशा सुहेल, मिनहा सुहेल, सुफियान, सुबैना. ठीक है. और फरा. थैंक यू सुबैना बेटा. बस वो हग योर मदर, मैं तो यही कहूँगी. We take our mother